देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो भूत प्रेत का नाम सुनने में ही काफी अजीब सा लगता है। जहाँ पर अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ छाया हो और ठंडी ठंडी मंद हवाएं चलती हों, तो वहाँ पर भूत प्रेत का महसूस होना एक लाजमी सी बात है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, यह दिल दहला देने वाली कयामत नरेंद्र के साथ घटी थी। नरेंद्र महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन वह किसी काम से किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। लेकिन जब वक्त ने बताया कि अब समय हो चला है वापस घर लौटने का, तब जाकर नरेंद्र उस शहर से अपना सारा काम खत्म करके वापस रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने एक नज़र वहां चारों तरफ दौड़ाई तो वो स्टेशन पूरी तरीके से वीरान था। उस खौफनाक रेलवे ट्रैक का एक एक कोना एकदम वीरान पड़ा था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा स्टेशन इतनी जल्दी इस कदर वीरान पड़ सकता है। ट्रेन के आने में अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ था, जिस वजह से काफ़ी देर एक जगह बैठने के कारण वो उभरने लगा। लिहाजा वो इधर उधर भटकने लगा। उसे इस वक्त गर्मा गर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसके लिए तो बिना चाय पिए सफ़र ही अधूरा था। वो अपनी तिरछी नज़रों के साथ उस स्टेशन के एक एक कोने को परखने लगा, लेकिन एक बार फिर पूरा का पूरा स्टेशन किसी सुनसान की तरह एकदम वीरान पड़ा हुआ था। दूर दूर तक रोशनी का कोई संकेत नहीं था। इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर ऐसा सन्नाटा होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। जब उस स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तब जाकर नरेंद्र उस रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकलने लगा। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे और जब नरेंद्र उस स्टेशन से बाहर निकलने की फिराक में था, और तभी उसे सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुई और उस अनाउंसमेंट में बताया गया कि थोड़ी देर के बाद ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली है। ये सुनते ही नरेंद्र के चलते हुए पांव एकदम से रुक गए और तभी उसे किसी चाय की टपरी वाले की आवाज़ सुनाई दी। और ये सुनते ही जब नरेंद्र अपने पीछे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि 14 साल का एक मासूम सा बच्चा अपने हाथ में एक केतली लिए नरेंद्र को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। लिहाजा नरेंद्र चाय का प्यासा उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार जब नरेंद्र उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि अब पता नहीं कहां से, मगर उस स्टेशन पर कुछ गिने चुने यात्री खड़े हुए दिखाई देने लगे। और उनको देखने के बाद तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था मानो वह भी किसी सफ़र को अंजाम देने वाले हैं। सभी के हाथों में बड़े बड़े बैग भी नज़र आ रहे थे। नरेंद्र चुपचाप उस स्टेशन पर पड़ी एक बेंच पर बैठ गया और उस बच्चे से एक कप चाय लेने के बाद चाय की चुस्कियां लेने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इस रेलवे स्टेशन पर इतने लोग कैसे पहुंच गए। लेकिन उस वक्त उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि स्टेशन पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। नरेंद्र अब जल्दी जल्दी चाय की चुस्कियां लेने लगा, क्योंकि ट्रेन के आने का वक्त हो चला था। और जब तक उसने चाय के कप को खाली किया, तब तक ट्रेन अपने प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी। और ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचते ही नरेंद्र अपना सामान उठाते हुए ट्रेन की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह भूल चुका था कि उसने उस 14 साल के बच्चे को चाय के पैसे नहीं दिए हैं। नरेंद्र ट्रेन की बोगी में चढ़ गया और उसके पीछे 2 और यात्री भी थे जो उस बोगी के अंदर दाखिल हुए। उस बोगी में चढ़ने के बाद से ही नरेंद्र को एक अजीब सी दुर्गंध आई। बोगी के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा तो पहली बार था जब नरेंद्र को इस भयानक दुर्गंध से सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे वो मंद हवाएं आनी भी अब बंद हो गई। बोगी के अंदर भी एक हमस सी मची हुई थी। नरेंद्र पूरा पसीने से भीग चुका था। फिर वो अपनी बर्थ से उठा और दरवाजे के पास पहुंचा। और जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे काफ़ी हद तक राहत और चैन की सांस मिली। वो आराम से वहीं खड़ा होकर ठंडी ठंडी हवाओं में मग्न हो गया। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी नरेंद्र को हाथ लगाते हुए बोला, अरे आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर आइए, जानते नहीं आप इस दुनिया में बोगी के पास खड़ा होना भी मना है। नरेंद्र उस शख्स को घूरते बोला, क्या? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र का डरावनापन देखकर वो आदमी बोला, लगता है तुम इस ट्रेन में पहली बार बैठे हो। नरेंद्र उस आदमी की बातों को सहज से समझ नहीं पाया। वो चुपचाप उस बोगी में खड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके मन में भी गहरे सवाल बैठ चुके थे।
जैसे कि अब वो किस स्थान पर है, क्या वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। इसी तरह वो किसी गहरी सोच को सोचता हुआ ट्रेन के बाहर देखने लगा, क्योंकि बाहर की ओर एक ऐसा नज़ारा था जो नरेंद्र अपनी इस छोटी सी लाइफ में पहली बार देख रहा था। क्योंकि उसने देखा कि जंगलों से घिरे इस इलाके में एक भी लाइट नहीं थी और जिस तरह के पेड़ नजर आ रहे थे वो काफ़ी घने होने के साथ साथ विशाल आकृति से बने हुए थे और उन सभी का रूप कहीं ना कहीं अजीब ही लग रहा था। उन पेड़ों की शाखाएं काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी और इसी बीच बोगी के अंदर से एक आवाज़ आई कि सभी बोगी के अंदर घुस जाओ, अब तूफान का आतंक मचने वाला है। उस आदमी की ये बातें सुनकर तो नरेंद्र की कपकपी छूटने लगी। उसे इन बातों पर अब काफ़ी विश्वास होने लगा, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजानी जगह पर फंस गया है और इस जगह से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन नरेंद्र इस सोच में डूबा हुआ था कि मौका मिलते ही वह उस ट्रेन की बोगी से नीचे कूद जाएगा। लेकिन इस वक्त ट्रेन बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रही थी। अभी ट्रेन उस जगह से थोड़ी दूर आगे पहुंची ही थी कि अचानक से धूल के कण उस बोगी के अंदर नजर आने लगे और हवा भी काफ़ी जोरों से चल रही थी। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो चुका था। चारों तरफ जोरदार सन्नाटे ने अपना रंग जमा लिया था। इसी बीच नरेंद्र उस बोगी की छानबीन के लिए इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले तो उसे उस बोगी के अंदर गिने चुने लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब किसी की आवाज़ तक नहीं थी। और जब तक नरेंद्र उस बोगी के अंदर चक्कर काट रहा था तो उसे कोई भी नजर ही नहीं आया। वो बोगी अब पूरे तरीके से एकदम सुनसान नजर आ रही थी। नरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और तभी उसकी नज़र बोगी के किनारे की ओर निकलने वाले धुएं पर पड़ी। लेकिन वो धुआं उस बोगी से निकल रहा था। नरेंद्र को लगा कि शायद इस बोगी के अलावा कुछ लोग दूसरी बोगी के अंदर मौजूद हैं, मगर वो कहाँ जानता था कि आज उसका पाला किन्हीं इंसानों से नहीं बल्कि शैतानों से पड़ा है। वो अपनी जान की परवाह करता हुआ उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें एकदम से विफल साबित हुई। हिम्मती नरेंद्र अब रोने की हालत में आ चुका था, लेकिन अभी तो कुछ ऐसे खौफनाक मंजर बाकी थे जिन्हें देखने के बारे में कोई इंसान सपने में भी ना सोच पाए। जब उसे ऐसा लगने लगा कि अब इस बोगी को खोल पाना उसके बस की बात नहीं है, तो वह वापस आकर उसी बोगी के अंदर बैठ गया जिस बोगी के अंदर वो बैठा हुआ था। समय बीतने के साथ ही अब रात घनी हो चुकी थी। चारों तरफ इतना जोर का अंधेरा था कि साफ साफ बोगी का दरवाजा देख पाना भी बहुत ही मुश्किल था कि तभी नरेंद्र के पैर पर कुछ जोर से गिर पड़ा। और जब नरेंद्र ने अपने पैर की तरफ देखा तो अंधेरा होने की वजह से वह साफ साफ देख नहीं पाया, लेकिन उसे पूरे तरीके से विश्वास तो हो चुका था कि वह असल में किन्हीं शैतानी शक्तियों के चंगुल में फंस चुका है और यहाँ से बचकर निकलना अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अभी वह खौफनाक सोच में डूबा हुआ था कि अचानक किसी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो इस बोगी से नीचे कूद जाओ, और अगर इस बोगी से नीचे कूद गए तो तुम्हारी हड्डी पसली खंडर बन जाएगी। नरेंद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह आदमी उसकी मदद करने आया है या फिर उसे डराने के लिए। नरेंद्र अपनी हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए बोला, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मैं इस ट्रेन के अंदर फंस गया हूँ? तो सामने से कुछ जवाब नहीं मिला, मगर इस बार उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ के माहौल को पढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे कोई नज़र ही नहीं आया। फिर उसकी नज़र उस बोगी के अंदर बैठी हुई एक औरत पर पड़ी जो उस ट्रेन की बोगी के एक कोने से चिपक कर बैठी हुई थी। नरेंद्र कुछ पल के लिए उस औरत को देखकर सहम उठा और जब उस औरत ने अपनी मुंडी को पीछे की तरफ घुमाना शुरू किया तो नरेंद्र की कपकपी छूट गई, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उस औरत के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके पीछे की तरफ किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था। शायद वह उसी हाथ को चबा रही थी और उस कोने में किसी मनुष्य का कटा हुआ धड़ पड़ा था जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। नरेंद्र एक जोरदार चीख के साथ वापस पीछे की तरफ हटने लगा और उसके बाद सीधा वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से नरेंद्र का सर बोगी में लगे लोहे की धातु से टकरा गया, जिस वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो अभी भी उसी बोगी के अंदर लेटा हुआ था और एक मंद मंद रोशनी बोगी के अंदर फैली हुई थी।
तभी नरेंद्र अपने शरीर को हिलाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ बैठे एक साधु बाबा पर पड़ी, जो दिखने में किसी अघोरी की तरह लग रहे थे। वो बाबा लगातार नरेंद्र को घूर रहा था, लिहाजा नरेंद्र चुपचाप पीछे हटने लगा और उसके बाद वो बाबा बोल पड़ा, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। नरेंद्र को इस वक्त किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि यह ट्रेन पूरी भूतों से भरी हुई है। और जब उसने एक नज़र बाहर की तरफ मारी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसने देखा कि वहाँ चारों तरफ उजाला छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अब उस जगह पर सूर्योदय हो चुका है और रोशनी से भरी वो दुनिया सच में काफ़ी अजीब लग रही थी। लेकिन यह सिर्फ एक पल की रोशनी थी। थोड़ी देर के बाद चारों तरफ दिखाई देने वाली रोशनी एकदम से गायब होने लगी और एक बार फिर चारों ओर का माहौल सन्नाटे में डूब गया। एक बार फिर अंधेरे की बौछार इस कदर छाई हुई थी मानो अंधेरे के अलावा इस धरती पर अब कुछ बचा ही नहीं है। जोरदार अंधेरे के बीच नरेंद्र कसकते हुए पीछे की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन उस अघोरी बाबा की अनोखी बातों ने नरेंद्र के बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक दिए। और बाद में जब नरेंद्र की आंखें उस बाबा के सामने पड़ी तो भगवान की एक मूर्ति पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि वो बाबा उसी की पूजा में लीन थे। तभी नरेंद्र को लगा उसकी जान बचाने का बस यही रास्ता है, तो वह जल्दी से भागता हुआ उन बाबा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन पता नहीं कहां से किसी ने उसका शर्ट एकदम से जकड़ लिया और जब वो अपने पीछे देखने लगा तो उसे कोई भी नहीं दिखा, मगर उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वह बाबा बार बार नरेंद्र को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। उसका शरीर मानो एक जगह पर चिपक चुका था। उसने अपनी ओर से काफ़ी कोशिशों को अंजाम भी दिया, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र अपनी जगह से हिल पाने में सक्षम नहीं था। उस बाबा ने आवाज़ देते हुए कहा, अपने आप को कंट्रोल में करने की कोशिश करो, वरना ये ट्रेन की आत्माएं तुम्हें ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगी। नरेंद्र इन बातों को सुनते ही अपने शरीर पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हरगिज कोशिश नाकाम रही। वो अपनी पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन जब उस साधु बाबा को ऐसा लगा कि अब नरेंद्र इन आत्माओं के चंगुल से बच पाने में कायम नहीं है, तो उसने कुछ सफ़ेद सफ़ेद राख जैसा फेंकना शुरू कर दिया। उस वक्त नरेंद्र अपनी खुली आंखों से एक चमत्कार को देख रहा था। दरअसल जैसे उस अघोरी बाबा ने उस सफ़ेद जैसी दिखने वाली राख को नरेंद्र की तरफ फेंकना शुरू किया तो उसके साथ ही नरेंद्र का शरीर नॉर्मल होने लगा। अब उसे अपने शरीर पर खुद का नियंत्रण महसूस होने लगा। वह धीमे धीमे उस अघोरी बाबा की तरफ बढ़ता रहा और अंत में जाते जाते वो उस अघोरी बाबा के पास पहुंच गया। तभी उस बाबा ने नरेंद्र को एक चेयर पर बैठने का इशारा किया। नरेंद्र भी उस घेरे के अंदर बैठ गया। उस घेरे में बैठने के बाद उसे राहत की सांस मिली, लेकिन उसके दिल में खौफ की धारा तो अभी भी लगातार बहती जा रही थी। उस शांत माहौल के बीच नरेंद्र किसी मूर्ति की तरह खड़ा रहा, लेकिन अभी भी इस बात को जान नहीं पाया था कि आखिर उसे इस ट्रेन से बाहर कैसे निकलना है। एक बार फिर जब नरेंद्र ट्रेन से बाहर का नज़ारा देखने लगा तो इस बार उसने पाया कि ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी और इसी बीच उस अघोरी बाबा ने नरेंद्र की आंखों में कुछ फेंक दिया, जिस वजह से नरेंद्र की आंखों में बहुत ही जोर की जलन होने लगी और उस जलन के कारण नरेंद्र की आंखें कुछ देर के लिए एकदम से बंद हो गईं। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो अब की बार उसने देखा कि वो उसी स्टेशन पर बैठा हुआ था जिस स्टेशन से वो ट्रेन में दाखिल हुआ था। लेकिन इस बार देखने में वो स्टेशन किसी खंडर की तरह लग रहा था। लेकिन बाद में नरेंद्र उस स्टेशन से बाहर निकला और भागते हुए एक सड़क के पास पहुंच गया। जब नरेंद्र उस सड़क के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर एक चाय वाले का ठेला लगा हुआ था। तभी उसने उस चाय वाले को पूरी बात बताई और ये बातें सुनने के बाद उस चाय बेचने वाले व्यक्ति ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर नरेंद्र के होश उड़ गए, क्योंकि उस चाय वाले का मानना था कि असल में वो कोई स्टेशन नहीं है बल्कि एक खौफ है। लेकिन उस दिन उस चाय वाले ने भी नरेंद्र को सारी बातें नहीं बताई। खैर अब जो हुआ सो हुआ। पर दोस्तों आज भी लोगों का मानना है कि उस पुराने पड़े स्टेशन पर नकली रेलगाड़ी चलती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।